हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में। कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि मध्यकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से स्थापत्य कला का विकास हुआ है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। राइट, तो देखिए, अगर आपको यह देखना हो कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला का विकास कैसे हुआ है, तो आपको जौनपुर के सरकी वंश के बारे में याद रखना है। क्लियर। जौनपुर का जो सरकी वंश है उसका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है स्थापत्य कला के क्षेत्र में, तो यह आपको याद रखना है। जौनपुर पर जो सरकी वंश है उसने शासन किया है 1394 से लेकर 1479 तक। तो ये जो टाइम पीरियड है इसको लेकर भी एक रफ आइडिया आपको माइंड में रखना है। राइट, देखिए, जौनपुर की जो सरकी डायनेस्टी है उसके जो शासक हुए हैं उन्होंने जौनपुर में बहुत सारी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया है, जैसे कि जौनपुर की अटाला मस्जिद, राइट, जौनपुर का खालिस मुखलिस, क्लियर, झंझरी, लाल दरवाजा मस्जिद। तो इस प्रकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो बिल्डिंग्स हैं उनका निर्माण करवाया गया है सरकी वंश के शासकों के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। इन सभी के बारे में अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, देखिए, ये मलिक सरवर कौन है। मलिक सरवर जो है ये सरकी वंश के संस्थापक हैं। क्लियर, जिन्होंने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की है वो हैं मलिक सरवर। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए, जौनपुर के शासकों का स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम सरकी वंश के बारे में देखते हैं कि सरकी वंश की स्थापना कैसे हुई, इसकी स्थापना किसने की। तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इनका क्या योगदान रहा है स्थापत्य कला के क्षेत्र में, ताकि आपकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन सके इस टॉपिक को लेकर। राइट, तो बात करते हैं जौनपुर के सरकी वंश के बारे में। देखें, जब दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था तो उसी समय तैमूर लंग का आक्रमण होता है भारत पर। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में, और इसी समय तुगलक वंश का शासन था, और इस आक्रमण के कारण जो तुगलक वंश है वो समाप्त हो जाता है। याद रखना है आपको कि तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर अटैक किया, और उसके अटैक के कारण, उसके आक्रमण के कारण जो दिल्ली सल्तनत का वंश था तुगलक वंश, उसकी समाप्त हो जाती है। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। तुगलक वंश के समाप्त होने से पहले ही 1394 ईस्वी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना होती है। तो काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि तुगलक वंश के समाप्त होने से पहले ही 1394 ईस्वी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना होती है। तो आपको यह याद रखना है। अब बात करते हैं इस सरकी साम्राज्य की, इससे संबंधित जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी। तो देखें, बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो सरकी साम्राज्य की स्थापना की है मलिक सरवर ने। तो आपको नाम नहीं भूलना है, मलिक सरवर। सरकी साम्राज्य की स्थापना की है मलिक सरवर ने। तो देखिए मलिक सरवर कौन थे, बात करते हैं। ये जो तुगलक वंश के शासक हैं फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के एक प्रमुख अमीर थे मलिक सरवर। राइट, और मलिक सरवर जो है तुगलक वंश के ही एक और दूसरे शासक जिनका नाम है नासुरुद्दीन तुगलक, उनके विरोधी थे। याद रहेगा आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है कि सरकी साम्राज्य की स्थापना किसने की है, मलिक सरवर ने की है। आगे कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं सरकी सल्तनत के बारे में। तो देखो जो तुगलक वंश के सुल्तान हुए हैं उन्होंने मलिक सरवर को मलिक उस सर की उपाधि देकर पूर्वी क्षेत्रों का शासक बनाया था। तो आपको याद रखना है कि जो तुगलक वंश के सुल्तान हुए हैं उन्होंने मलिक सरवर को मलिक उस सर की उपाधि देकर पूर्वी क्षेत्रों का शासक बनाया था। तो इसी कारण से जब मलिक सरवर ने जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया तो उसने अपनी सल्तनत का नाम रखा है सरकी सल्तनत। याद रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये जो सरकी सल्तनत है कहां पर है, जौनपुर में है। राइट, तो सरकी सल्तनत का शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी कारण से जौनपुर को सिराजे हिंदुस्तान कहा जाता है। इसी कारण से जौनपुर को क्या कहा जाता है, सिराजे हिंदुस्तान, क्योंकि सरकी सल्तनत का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में। याद रखना है आपको, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ उस नगर का नाम जिसको सिराज हिंदुस्तान कहा जाता है, तो आपको बताना है जौनपुर, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। देखें, जब दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का शासन हुआ तो लोधी वंश के एक सुल्तान है जिनका नाम है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने 1484 ईस्वी में जौनपुर को जीतकर वापस से दिल्ली सल्तनत में ही मिला लिया। तो आपको याद रखना है कि जौनपुर जो है वो दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ था। किसने अलग किया था? तो मलिक सरवर ने अलग किया था। और वापस से लोधी वंश के एक सुल्तान जिनका नाम है बहलोल लोधी, उन्होंने जौनपुर को जीता और वापस से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। जो सरकी सल्तनत है उसका स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, राइट। वहां पर बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं जैसे कि अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद इत्यादि। तो ये जो फोटो है, इस फोटो में आप देख सकते हैं ये जौनपुर की जामा मस्जिद का फोटो है जिसका निर्माण हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। और हुसैन शाह सरकी जो है वो सरकी सल्तनत के ही एक शासक हुए हैं, याद रहेगा आपको। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, जो कि संबंधित हैं आपका सरकी सल्तनत से, राइट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सरकी वंश के जो शासक हुए हैं उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है स्थापत्य कला के क्षेत्र में। तो देखिए आपको नाम याद रखना है इब्राहिम सरकी का। इब्राहिम सरकी जो हैं सरकी वंश के एक शासक हुए हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इब्राहिम सरकी ने जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। इब्राहिम सरकी ने जौनपुर में 1408 में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हुसैन शाह सरकी भी सरकी शासक हुए हैं, तो हुसैन शाह सरकी ने जौनपुर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। देखिए ये है जौनपुर की अटाला मस्जिद, क्लियर। और एक और मस्जिद है जो कि काफी इंपोर्टेंट है, लाल दरवाजा मस्जिद। कहां पर स्थित है? जौनपुर में स्थित है। तो इनके नाम आपको भूलने नहीं है बिल्कुल भी। आगे चलें। देखिए जौनपुर में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है। यहां पर है ये उत्तर प्रदेश का जिला जौनपुर, क्लियर। तो इसकी लोकेशन आपको माइंड में रखनी है। तो जौनपुर में आपको एक तो याद रखना है अटाला मस्जिद जिसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया। दूसरा आपको याद रखना है जामा मस्जिद जिसका निर्माण हुसैन शाह सरकी ने करवाया। और तीसरा आपको याद रखना है इस मस्जिद के बारे में जिसका नाम है लाल दरवाजा मस्जिद। तो ये सब कहाँ है? ये जौनपुर में है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मुगल काल की, कि जो मुगल शासक हुए हैं उनका क्या योगदान रहा है स्थापत्य कला के क्षेत्र में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाबर की, राइट। जो मुगल वंश के संस्थापक हैं बाबर, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए बाबर ने अयोध्या में और संभल में यहां पर मस्जिदों का निर्माण करवाया है। तो ये भी क्या है? ये भी स्थापत्य कला के उदाहरण है, तो आपको याद रखना है। आगे चलें, बात करते हैं मुगल सम्राट अकबर और शाहजहां की, और देखते हैं कि इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है स्थापत्य कला के क्षेत्र में, क्लियर। तो देखिए ये दो ऐसे शासक हुए हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है स्थापत्य कला के क्षेत्र में, खासकर की मुगल काल की अगर हम लोग बात करें तो देखिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण करवाया है। अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया है। और शाहजहां की बात करें तो इन्होंने आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाया है। और केवल यही उदाहरण नहीं है, बल्कि बहुत सारे और दूसरे भी उदाहरण हैं जिनका निर्माण अकबर और शाहजहां ने करवाया है, जिनके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की, और इससे संबंधित जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी लोकेशन के बारे में आपको याद रखना है। फतेहपुर सीकरी जो है ये उत्तर प्रदेश के जिले आगरा में स्थित है, तो आपको याद रखना है। इसके बारे में जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए जो मुगल सम्राट अकबर हैं उन्होंने 1571 में फतेहपुर सीकरी को मुगलों की राजधानी बनाया था, राइट। तो आपको याद रखना है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना करवाई और उन्होंने 1571 में इसको मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया, क्लियर। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। आगे बात करें, देखिए ये जो फतेहपुर सीकरी नगर है इसी को सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक बार अकबर 1573 में गुजरात कैंपेन पे गए थे और इस कैंपेन में उनको जीत मिली थी, उनको विक्ट्री मिली थी। तो इसी के बाद से फतेहपुर सीकरी को सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाने लगा, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो गुजरात विक्ट्री है इसी के सिंबल के तौर पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजे का। तो काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है?
फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और देखते हैं क्या क्या स्थित है फतेहपुर सीकरी में। तो देखिए जामा मस्जिद स्थित है फतेहपुर सीकरी में, याद रखना है आपको। और जो शेख सलीम चिश्ती हैं उनका मकबरा भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। और पंचमहल के बारे में भी आपको याद रखना है कि पंचमहल भी कहां पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है स्थापत्य कला के जो कहां पर है, फतेहपुर सीकरी में है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं आगरा की और इससे संबंधित जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर ये उत्तर प्रदेश का आगरा जिला, क्लियर। तो इससे संबंधित जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो आगरा है ये मुगलों की राजधानी रहा है 1638 तक। कब तक, 1638 तक आगरा जो है मुगलों की राजधानी रहा है। और उसके बाद में जो मुगल शासक शाहजहां हैं उन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था आगरा से दिल्ली। तो ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। क्या है, देखिए आगरा जो है ये मुगलों की राजधानी रहा है 1638 तक। और 1638 में जो मुगल शासक शाहजहां हैं उन्होंने आगरा से अपनी राजधानी बनाया था दिल्ली को, क्लियर। तो आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए आगरा फोर्ट के बारे में बात करते हैं। आगरा फोर्ट जो है, आगरा का किला जो है, इसका निर्माण किसने करवाया है, इसका निर्माण करवाया है अकबर ने, क्लियर। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। आगरा के किले का निर्माण करवाया है अकबर ने। और ये जो आगरा का किला है इसको सन 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। देखिए एक इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपको आगरा के बारे में बताऊं। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया, तो आपको बताना है कि आगरा शहर का निर्माण जो है वो सिकंदर लोदी ने करवाया है। किसने, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण करवाया है। और कोई आपसे ये पूछता है कि आगरा किले का निर्माण किसने करवाया है आगरा में, तो आपको बताना है मुगल सम्राट अकबर ने। देखिए ये फोटो आप देख सकते हैं, ये है आगरा का किला। आगरा के इस किले का निर्माण किसने करवाया है, मुगल सम्राट अकबर ने करवाया है। और आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया है, आगरा शहर जो बसाया था वो सिकंदर लोदी ने बसाया था। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताओं की। ये भी काफी इंपोर्टेंट है, इनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए ये जितनी भी बिल्डिंग्स बनवाई गई हैं मुगल शासकों के द्वारा, अगर इनके बिल्डिंग मटेरियल्स की हम लोग बात करें कि इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल होता था, तो आपको याद रखना है कि इनमें से ज्यादातर बिल्डिंग्स जो हैं वो लाल बलुआ पत्थर से और संगमरमर से बनी हुई है। तो ये आपको याद रखना है। और इनके चिकने व रंग बिरंगे फर्श पर की जाती थी पच्चीकारी, क्लियर। पच्चीकारी के बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। देखिए इसी को बोला जाता है पेट्राडूरा वर्क। पेट्राडूरा वर्क के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो बिल्डिंग्स हैं इन पर किया जाता था जड़ाऊ काम, राइट। चलिए बात करते हैं पेट्राडूरा वर्क की और इसको समझते हैं कि पेट्राडूरा वर्क क्या है। काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। इस फोटो पर आपको ध्यान देना इधर। देखिए पेट्राडूरा वर्क का मतलब ये होता है, इसमें जो पत्थर होता है उसी को काटकर, उसी को कुरेद कर, पत्थर पर ही नक्काशी करके एक पेंटिंग की फॉर्म दी जाती है फॉर द पर्पज ऑफ डेकोरेशन, क्लियर। तो आपको याद रखना है पेट्राडूरा वर्क में जो पत्थर है उसी को काटकर, उसी को कुरेद कर, उसी पर नक्काशी कर कर क्या किया जाता है, उसको एक पेंटिंग की फॉर्म दी जाती है। तो उसको बोला जाता है पेट्राडूरा वर्क। तो ये काफी कॉमन था अगर हम लोग बात करें मुगल कालीन स्थापत्य कला की उसमें, राइट। तो आपको याद रखना है। देखिए एक होती है नॉर्मल पेंटिंग जिसमें ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है और पेंटिंग बनाई जाती है। और यहां पर क्या है, यहां पर पत्थर को काटकर पेंटिंग की फॉर्म दी गई है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इस फोटो पर आपको ध्यान देना है, यह है इत्माद उद्दौला का मकबरा। तो इस पर किया गया है पेट्राडूरा वर्क। तो इसको जूम कर दिखाया गया है यहां पर, देखिए आप देख सकते हैं, क्लियर। यहां पर देख सकते हैं आप और इस फोटो में आप देख सकते हैं इस पर किया गया है ये पेट्राडूरा वर्क, क्लियर। ये इत्माद उद्दौला कौन है, इत्माद उद्दौला जो है ये नूरजहां के पिता हैं और जो मुगल सम्राट जहांगीर हैं उनके ये ससुर हैं। तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि ये जो इत्माद उद्दौला का मकबरा है ये कहां पर स्थित है, तो इसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे कुछ और बातें करते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला की और बात करते हैं शाहजहां की। तो देखिए आपको याद रखना है कि शाहजहां के काल में अकबर के द्वारा बनाई गई लाल बलुआ पत्थर की बहुत सारी इमारतों को तोड़कर उनको वापस से बनवाया गया है संगमरमर से, क्लियर। शाहजहां के काल में उनमें से सबसे प्रमुख हैं दीवाने आम और दीवाने खास। कब निर्माण हुआ इनका, इनका निर्माण करवाया गया है शाहजहां के द्वारा। चलिए बात करते हैं दीवाने आम और दीवाने खास के बारे में। तो देखिए ये जो दीवाने आम और दीवाने खास है इसका निर्माण दिल्ली के लाल किला और जो आगरा का किला है
इन दोनों के अंदर करवाया गया है शाहजहां के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं दीवाने खास की। तो देखिए इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये जो है खास लोगों की मीटिंग्स के लिए हुआ करता था। जो अलाइड पीपल्स हैं उनकी मीटिंग्स के लिए हुआ करता था दीवाने खास। और जो दीवाने आम है, देखिए इसके नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए, यह है आम लोगों के लिए। क्लियर? जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपल्स हैं, उनकी मीटिंग्स के लिए क्या है? दीवाने आम है। तो ये है दीवाने खास और दीवाने आम, जिनका निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया है दिल्ली के लाल किला और आगरा के किले के अंदर। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं, यह है दीवाने खास जिसका निर्माण करवाया गया है लाल किले के अंदर, दिल्ली के लाल किले के अंदर। और ये है दीवाने आम जिसका निर्माण कहां पर करवाया गया है? दिल्ली के लाल किले के अंदर। तो देखिए इनकी डिजाइनिंग देखिए आप, यह है दीवाने खास, इसकी खास डिजाइनिंग देखिए। ठीक है, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि कौन सा खास है और कौन सा आम है। तो यह है आपका दीवाने खास और यह है दीवाने आम। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं शाहजहां के बारे में। तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो देखिए ये जो ताजमहल है ये मुगल कालीन स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, या फिर इसको ऐसे कहें कि शाहजहां के समय तक आते आते जो मुगल कालीन स्थापत्य कला है वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी। क्लियर? वो अपने पीक पर थी और उसका सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है वो है आगरा का ताजमहल, जिसका निर्माण करवाया गया है शाहजहां के द्वारा। तो आपको याद रखना है। देखिए एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में और ये पूछा जाता है कि ताजमहल का निर्माण कौन से संगमरमर से करवाया गया था? तो आपको याद रखना है मकराना संगमरमर से। क्लियर? राजस्थान में एक जगह है मकराना, तो वहां से मंगवाया गया था ये संगमरमर जिससे निर्माण करवाया गया है ताजमहल का। तो देखिए यह है ताजमहल जो मुगल कालीन स्थापत्य कला का, मुगल आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन नमूना है। क्लियर? तो इसका निर्माण कौन से संगमरमर से हुआ है? इसका निर्माण हुआ है मकराना संगमरमर से। मकराना कहां पर है? मकराना है राजस्थान में। और मकराना संगमरमर से ही निर्माण करवाया गया है विक्टोरिया मेमोरियल का, जो कहां पर है? कोलकाता में है। तो ये फोटो आप देख सकते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये कोलकाता में स्थित है। इसका निर्माण भी मकराना संगमरमर से ही हुआ है। तो ये दोनों इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको भूलने नहीं है। राइट? तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात की है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला का, आर्किटेक्चर का किस प्रकार से विकास हुआ है। तो उससे संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको पूरा का पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। तो इससे आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आधुनिक काल में उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला का किस प्रकार से विकास हुआ है। इससे संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।